वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो आपकी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स from a digital file by adding material layer by layer। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है, आप एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम अ डिजिटल फाइल, यानी कि एक डिजिटल फाइल होगी आपकी, उसकी मदद से। और कैसे बनाएंगे उसको? बाय एडिंग मटेरियल, जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा उसको आप लेयर बाय लेयर ऐड कर करके, यानी लेयर बाय लेयर ऐड कर करके आप उस प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है 3D प्रिंटिंग की। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो आपकी इमर्ज होना शुरू हुई 1980s से, और उसके बाद धीरे 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 करके आज की डेट में ये हर जगह, इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, हर जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। और अभी भी ये टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व कर रही है। ठीक है, यानी कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रोसेस समझना होगा कि अगर हमें 3D प्रिंटिंग करनी है, हमें कोई ऑब्जेक्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनानी है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको 3D मॉडल बनाना होगा यूजिंग अ कैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको उस कैड मॉडल को, यानी कि जो 3D मॉडल आपने बनाया है, उसको कन्वर्ट करना होगा किसी सूटेबल फॉर्मेट में, एक सूटेबल फॉर्मेट में, जिससे कि प्रिंटिंग आसानी से हो सके, उसकी 3D प्रिंटिंग आसानी से हो सके। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी हम स्टेप्स देख रहे हैं कि पहले हमें 3D मॉडल बनाना है यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, फिर उसको एक फॉर्मेट जो सूटेबल हो 3D प्रिंटिंग के लिए उसमें कन्वर्ट करना है। थर्ड नंबर पे हमें स्लाइसिंग करना है उस मॉडल को इनटू लेयर्स, यानी लेयर्स में हमें उसे स्लाइस करना है यूजिंग अ स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, वो भी हम आगे देखेंगे। और फोर्थ नंबर पे जब स्लाइसिंग हो जाएगी उसकी लेयर बाय लेयर, तो हम उसको प्रिंट करेंगे यूजिंग 3D प्रिंटर लेयर बाय लेयर, यानी उस। और फिर से एक बार हमने इसको और थोड़ा सा डिटेल में किया है इन स्टेप्स को। तो सबसे पहला स्टेप है डेवलप अ कैड डिज़ाइन। ठीक है, कैड डिज़ाइन आपको डेवलप करनी है। कहाँ कर सकते हैं ये? सॉलिड वर्क्स, राइनो, मॉल 3D, फ्यूज़न 360, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप इसको 3D मॉडल किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट 3D मॉडल डिज़ाइन तैयार करना है। उसके बाद हमें उसको कन्वर्ट करना है प्रिंटेबल फॉर्मेट में। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं? STL हो सकता है, OBJ हो सकता है, AMF हो सकता है, 3MF हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग STL फॉर्मेट में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ पर? इस कैड सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाया है, ड्राइंग बनाई है, मॉडल बनाया है, वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। किस में? इन चारों में से किसी में भी फॉर्मेट में। और ज़्यादातर आपका क्या इस्तेमाल होता है? STL। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लिया इस फाइल को। एक्सपोर्ट करने के बाद थर्ड स्टेप पे हम इसको लेकर जाएंगे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में। एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होगा अलग, यानी कैड सॉफ्टवेयर से अलग सॉफ्टवेयर होगा स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर। आप इसको वहाँ ले आ सकते हैं। कई कैड सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पर स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो 3D प्रिंटर आप यूज़ कर रहे होते हैं उसका खुद का अपना स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो हम वहाँ पर उस मॉडल को STL में कन्वर्ट करके और स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। कौन कौन से स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? क्योरा हो सकता है, क्राफ्टवेयर हो सकता है, स्लाइसर 3R हो सकता है, और बहुत से हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3D प्रिंटर है जिस कंपनी का, उस कंपनी का भी आपके पास स्लाइसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेजर कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, स्लाइसिंग जहाँ पर होगी वहीं पर G कोड जनरेशन भी होगा, यानी G कोड में एक्सपोर्ट किया जाएगा फाइल को। और वो जो G कोड है उसको हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे? प्रिंटिंग मशीन के अंदर। ठीक है, G कोड को कहाँ लेकर जाएंगे? G कोड का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक कोड। ठीक है, उस ज्योमेट्रिक कोड को कहाँ ले जाएंगे? प्रिंटर के अंदर। और प्रिंटर G कोड की भाषा ही समझता है। ठीक है, तो G कोड को वो समझेगा प्रिंटर आपका। और उसके बाद प्रिंटर के अंदर जाने के बाद प्री हीटिंग वगैरह होगी और उसके बाद प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जो नोज़ल होता है प्रिंटर का, 3D प्रिंटर का, उसमें हम कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। PLA का जो रेंज है वो 180 टू 230 होता है, ABS का 210 से 250, PETG का 220 टू 250, नायलॉन का 240 से 260। ठीक है। अच्छा, ये जो PLA का ये रेंज दिया हुआ है, ठीक है, एक रेंज दिया हुआ है, और कई कंपनियां आती हैं, कई कंपनियों के अलग अलग PLA प्लस है, कोई कोई कंपनी से कोई कुछ उनका अपना इनोवेशन है, उस हिसाब से उनके जो टेम्परेचर होते हैं उनकी स्पूल के ऊपर लिखा रहता है, उनके वायर के ऊपर वो लिखा रहता है, तो हम उसके अनुसार अपने 3D प्रिंटर को सेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा और आपका पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ मेजर स्टेप्स होंगे जो आपको करने हैं किसी भी 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये 3D स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो 3D स्कैनिंग भी हमारी एक टेक्नोलॉजी है, एक मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, इट इज़ द मेथड यूज टू कैप्चर द फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट क्रिएट्स अ डिजिटल मॉडल बाय रिकॉर्डिंग द शेप एंड सरफेस डिटेल्स। यानी कि अभी हमने क्या किया था कि कैट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपने एक 3D मॉडल बनाया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का। वो ऑब्जेक्ट आपके पास फिजिकली हो या ना हो, लेकिन आपने कैट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यूजिंग डायमेंशंस आपने 3D मॉडल बनाया। 3D स्कैनिंग में क्या होगा कि आपके पास एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है पहले से, ठीक है, आपके पास फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को आपने लेज़र की मदद से या लाइट स्कैनर्स की मदद से या फोटोग्रामेट्री की मदद से कैसे भी करके आपने इसको स्कैन किया। आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को स्कैन किया, इसकी डायमेंशंस, इसकी शेप, इसकी सरफेस की डिटेल, सारी चीज़ रिकॉर्ड की, और आपने वहाँ से 3D मॉडल उसका क्रिएट कर लिया, उसका 3D मॉडल क्रिएट कर लिया। तो उस प्रोसेस को हम लोग 3D स्कैनर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डिजिटाइजेशन क्या है? डिजिटाइजेशन कुछ नहीं है, डिजिटाइजेशन वही प्रोसेस है, यानी कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट आपने स्कैन किया था उसको आपने डिजिटल डाटा में बदल दिया, यानी कि आपने जो फिजिकल ऑब्जेक्ट था उसको 3D मॉडल में बदल दिया। अगर आपने ऐसा किया तो उस प्रोसेस को डिजिटाइजेशन कहते हैं। यानी पहले आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद यूजिंग अ सॉफ्टवेयर यू विल रिफाइन द मॉडल एंड यू विल क्रिएट अ 3D मॉडल, एंड आफ्टर दैट यू कैन 3D प्रिंट। ठीक है, तो 3D स्कैनिंग और 3D और डिजिटाइजेशन हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग AM सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। AM सॉफ्टवेयर का मतलब है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। जैसे स्लाइसर होता है आपका, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम AM सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर में जो डाटा फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो कॉमन डाटा फॉर्मेट्स क्या हैं? 1 STL, 2 OBJ और 3 AMF। ठीक है, और भी हैं डाटा फॉर्मेट्स, लेकिन ये मेजर आपके जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो ये हैं। यानी कि जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होगा आपका, या जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर होगा आपका, कैड मॉडल बनाने के बाद आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि आप स्लाइसिंग वगैरह कर सकें। तो कौन से फॉर्मेट हो सकता है? STL। ठीक है, जो STL फॉर्मेट है, मैंने पहले भी आपसे बोला कि ये जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है फॉर 3D प्रिंटिंग। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सरफेस ज्योमेट्री ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट यूजिंग अ ट्रायंगल। यानी ये ट्रायंगल जो आपका मॉडल होगा, मान लीजिए 3D मॉडल है आपका, ठीक है, इस 3D मॉडल का जो सरफेस है उस सरफेस को इंटरलिंक्ड ट्रायंगल से कवर कर देगा ये फॉर्मेट। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मॉडल था, आप छोटे ट्रायंगल्स देख सकते हैं। इसके जो सरफेस है वो सारी सरफेस जो है कवर हो गई है किससे? इंटरलिंक्ड ट्रायंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंटरलिंक्ड ट्रायंगल्स, यहाँ ज़्यादा बड़े ट्रायंगल्स हैं, यहाँ स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? STL, स्टीरियोलिथोग्राफी भी इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, और भी फुल फॉर्म अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं, OBJ। OBJ का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल के साथ क्या आपके पास जो है क्या कहते हैं प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और टेक्सचर इंफॉर्मेशन भी सेव करता है। ठीक है, और इट इज़ सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। यानी कि 3D मॉडल के अंदर यहाँ तो सरफेस ज्योमेट्री इसने सेव कर रखी है, किसने? STL ने, लेकिन OBJ ने कलर इन्फॉर्मेशन भी रख रखी है, और टेक्सचर कैसा होगा, स्मूथ होगा, रफ होगा, कैसा होगा, वो भी इन्फॉर्मेशन OBJ सेव करता है। तीसरा फॉर्मेट है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फाइल फॉर्मेट, यानी AMF।
ये न्यूअर फॉर्मेट है दैट सपोर्ट एडवांस्ड फीचर लाइक कलर्स एंड मल्टीपल मटेरियल्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर कुछ और मटेरियल है, नीचे किसी और मटेरियल से आपका बनना है, तो वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कलर इन्फॉर्मेशन और टेक्सचर, शेप, डायमेंशन तो वो सेव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका मल्टीपल मटेरियल भी आपका वो लेगा, यानी कि एक से अधिक मटेरियल भी आपका वो डाटा उसका भी सेव करेगा। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं और सबके सब कुछ एडवांस्ड है, मोर एडवांस्ड है, कुछ बहुत सिंपल है, जैसे कि आपका STL, सिंपल और वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये वो फॉर्मेट है, हम उन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं जो कैड मॉडल के बाद, यानी कैड जो मॉडल आपने बनाया है, फिर आपको एक्सपोर्ट किस में करना है, एक्सपोर्ट इन्हीं में करना है, STL में करना है या OBJ या AMF में, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर ये जाएगा आपके AM सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर आपके AM सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा, जिसको हम स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर भी बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, STL जो है वो आपका वाइडली सपोर्टेड अक्रॉस द डिफरेंट 3D प्रिंटर है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट है जिसमें आप एक्सपोर्ट करोगे। ये सिंपल है, एफिशिएंट है और ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, कलर की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये नहीं रखता है। लिमिटेशन क्या है, नो सपोर्ट फॉर कलर और टेक्सचर, जैसा कि हमने बताया OBJ में होता है वो। कैन रिजल्ट इन लार्ज फाइल साइजेस फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो फाइल का साइज़ क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और इट डज नॉट सपोर्ट कर्व सरफेसेस एक्यूरेटली, देखिए कर्व सरफेसेस होंगे तो वो STL में कन्वर्ट होगा, लेकिन इतनी इफ़िशिएंटली नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा कर्व सरफेसेस होंगे तो उतना अच्छे से एक्यूरेटली वहाँ पर उसमें STL में सेव नहीं होगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है कि अच्छा ना बने, ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं STL की सबसे पहली फुल फॉर्म है स्टीरियो लिथोग्राफी। दूसरी जो आपकी फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज STL। और तीसरी जो सिंपल आपकी इसकी फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। OBG का मैंने पहले ही बता दिया, OBG का है ऑब्जेक्ट फाइल। STP या .STEP इसको कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट डाटा। ठीक है, और IGESP एक फॉर्मेट है, उसका फुल फॉर्म है आपका इनिशियल ग्राफिक एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। तो ये फुल फॉर्म भी आपको कुछ ध्यान रखने, ये सारे आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फाइल फॉर्मेट्स हैं। अब आ जाते हैं STL, यानी कि STL फाइल कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो मैंने पहले भी आपसे बताया कि सबसे पहले कैड सॉफ्टवेयर, जैसे कि AutoCAD हो सकता है, सॉलिड वर्क हो सकता है या फ्यूज़न हो सकता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 3D मॉडल बनाना है। 3D मॉडल बनाने के बाद आपको फाइल को एक्सपोर्ट करना है और सेव करना है किसमें, STL फाइल में, यानी कि .STL फाइल फॉर्मेट में आपको उस फाइल को एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद चेकिंग फॉर एरर्स, और ये चेकिंग फॉर एरर्स कहाँ होगा, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस फाइल को, STL वाली फाइल को जब लेकर जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर आपका चेक करेगा कि ये जो STL फाइल है उसमें सारी चीज़ें सही हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई नॉन मैनिफोल्ड एडजस्ट तो नहीं है, कोई बहुत छोटा होल तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेकिंग होगी। वो चेक करने के बाद आपको एरर बता देगा, अगर नहीं एरर है तो वो ओके कर देगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इंश्योर द मॉडल इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रिंटिंग, यानी कि आपको ये भी देखना है कि जो आपका मॉडल है उसका साइज़, उसका स्केल, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके अनुसार है, यानी कि प्रिंटर के अनुसार है कि नहीं है, कि प्रिंटर प्रिंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी काम हमें करने होंगे, देखने होंगे STL फाइल के साथ। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्लाइसिंग, यानी कि जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर था उस स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप .STL में फाइल लेकर आए, तो अब आपको इसमें क्या, इसको क्या करना था, स्लाइस करना था। स्लाइसिंग करने, तो स्लाइसिंग होती क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता क्या है स्लाइसिंग में, स्लाइसिंग होती क्या है वो देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ 3D मॉडल इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स फॉर प्रिंटिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेयर्स में ये क्या करता है, कट कर देता है आपके मॉडल को। दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर ट्रांसलेटिंग अ 3D मॉडल इनटू द इंस्ट्रक्शंस दैट 3D प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड, यानी कि 3D प्रिंटर समझ सके, वहाँ तक हमें ले जाना है, क्योंकि 3D प्रिंटर को नहीं पता 3D मॉडल कैसा है क्या नहीं है। पहले आपने STL में कन्वर्ट किया, STL में कन्वर्ट करने के बाद अब आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में लेके आए, वहाँ पर स्लाइसिंग होगी, यानी कि ये आपका STL था। STL के बाद स्लाइसर ने क्या किया,
स्लाइसर ने इसको एक फिक्स्ड लेयर थिकनेस के अनुसार ये क्या कर सकता है, स्लाइस कर सकता है। फिक्स्ड कोई ज़रूरी नहीं है, वो एडाप्टिव भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि 0.2 mm या 0.4 mm थिकनेस की लेयर में ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में इसको कट कर देता है, तो डिफरेंट लेयर्स बना देता है। ठीक है, मान लीजिए 100 लेयर, 500 लेयर, जितनी भी लेयर होंगी, 50 लेयर, 60 लेयर में इसको कट कर देगा। और उसके बाद उसको हम लोग जब स्लाइस कर लेंगे तो .g कोड में एक्सपोर्ट करेंगे और फिर 3D प्रिंटर को भेज देंगे जी कोड, और वो 3D प्रिंटर अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, स्लाइसिंग दो तरीके की हो सकती हैं, वो भी देख लेते हैं। एक यूनिफॉर्म फ्लैट लेयर स्लाइसिंग, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि 0.2 mm या 0.4 mm या कुछ भी, जो भी आपका जो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उस अनुसार एक फिक्स्ड लेयर थिकनेस में वो कट कर देगा पूरे के पूरे मॉडल को। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, ये जो लेयर की थिकनेस है यही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही लेयर है, वही थिकनेस, वही थिकनेस, वही थिकनेस, वही थिकनेस, और आखिरी में जो बच गया वो बच गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लैट लेयर स्लाइसिंग। ठीक है, और इसमें फ़ायदा क्या है, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड इम्प्लीमेंट बट मे नॉट ऑप्टिमाइज मटेरियल यूजेस और प्रिंटिंग टाइम, यानी प्रिंटिंग टाइम मटेरियल यूजेस का ऑप्टिमाइजेशन इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एक फिक्स्ड लेयर में कट करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ईजी है और ईजी टू इम्प्लीमेंट है। एडाप्टिव सेल स्लाइसिंग क्या होती है? एडाप्टिव सेल स्लाइसिंग में क्या होगा कि वेरिएबल लेयर थिकनेस होगी बेस्ड ऑन द मॉडल्स ज्योमेट्री, यानी मॉडल की ज्योमेट्री के अनुसार आपकी जो थिकनेस होगी वो चेंज होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, यही सेम मॉडल यहाँ पर क्या किया गया है, एडाप्टिव किया गया है। एडाप्टिव का मतलब क्या है कि एडाप्ट करेगा ये थिकनेस को। अब आप देखिए नीचे क्या है कि जो कर्व था वो कम था, इसने मोटी लेयर ले ली, थिकनेस लेयर की ज़्यादा ले ली, और जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसने लेयर की थिकनेस कम करता चला गया है। ठीक है, लेयर की थिकनेस कम करता चला गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आपने जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको और अच्छे से अचीव किया है और एक्यूरेटली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रीजन में आपको और डिटेल देखने को मिलेगा। फास्टर प्रिंटिंग होगी फॉर सिंपल एरियाज, यानी जो यहाँ सिंपल था यहाँ सिंपल था, यहाँ सीधे मोटी सी लेयर बना दे तो जल्दी जल्दी होगा काम। ठीक है, और डिटेल जहाँ पर डिटेलिंग करनी है, जहाँ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पतली पतली लेयर्स होंगी, बहुत थिकनेस कम होगी, तो उससे क्या होगा, डिटेलिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। तो एडाप्टिव और यूनिफॉर्म में ये अंतर है। ठीक है, ये स्लाइसिंग टेक्निक्स हैं। अब आ जाते हैं इस प्रोसेस पाथ जनरेशन। प्रोसेस पाथ जनरेशन में एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताया कि जब आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में गए हैं तो स्लाइसिंग हो रही है, लेयर बाय लेयर स्लाइसिंग हो रही है, और लेयर बाय लेयर स्लाइसिंग होने के बाद जो नोज़ल है आपका, जो प्रिंटर का नोज़ल है उसका मूवमेंट होना है। ठीक है, उसका मूवमेंट भी होना है। अब उसका मूवमेंट किस तरीके से होगा, एक 2D प्लेन के ऊपर किस तरीके से, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा उस मटेरियल को फिल करने के लिए, वो भी डिसाइड स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर ही करेगा। उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टराइजेशन, कन्वर्टिंग 3D मॉडल इनटू 2D पाथ दैट प्रिंटर कैन फॉलो, प्रिंटर नोजल कैन फॉलो। दिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ प्रिंट हेड और नोजल। ठीक है, यानी कि जो मूवमेंट होगा प्रिंट हेड या नोजल का वो कैसे होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपने, ये था आपका स्लाइस। ठीक है, अब ये ग्रिड बन गई। ठीक है, अब इस ग्रिड में वो उसकी कुछ लिमिटेशन है, नोजल की लिमिटेशन है कि 0.2 mm एक बार में 0.2 mm चल सकता है, 0.1 mm तक एक्यूरेसी जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ बीच में जाके यहाँ रुक जाएगा, वो यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है इस ग्रिड में, फिर ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे तो करेगा। तो वही प्रोसेस होगा कि आपका कैसे, देखिए यहाँ पर ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हुई और फिर उसके बाद यहाँ ऐसे कन्वर्ट हुई, यानी ये ऐसे ऐसे प्रिंट करेगा। जहाँ जहाँ ग्रीन पोर्शन है वहाँ वहाँ ही मटेरियल डिपॉजिट करेगा। ठीक है, वहाँ वहाँ ही मटेरियल डिपॉजिट करेगा, लेकिन विद इन द ग्रिड के अंदर ही कर रहा है। ठीक है, उसका कुछ होगा जो है टॉलरेंस, उसी के अंदर ही वो मूव करेगा। ऐसा नहीं कि वो 0.1 mm का मान लीजिए वो एक बार में एक्यूरेसी दे सकता है, तो ऐसा नहीं कि 0.05 mm होगा तो उसको भी वो प्रिंट कर देगा, नहीं, वो उसको तो 0.1 mm ही चलना है एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, विच स्पेसिफिक पॉइंट्स
और पिक्सल्स विद इन दैट लेयर ग्रिड्स नीड टू बी फिल्ड विद मटीरियल और क्योर्ड बाई लाइट, यानी कि कौन कौन सा जो एरिया है उस ग्रिड के अंदर जिसको उसको फिल करना है मटेरियल से और कौन से एरिया को फिल नहीं करना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्टोरेशन कहते हैं। पार्ट ओरिएंटेशन, यानी कि जो पार्ट आप 3D प्रिंट करने जा रहे हैं वो किस एंगल पे होना चाहिए, किस पोजीशन पे होना चाहिए। करेक्ट ओरिएंटेशन कैन इन्हेंस स्ट्रेंथ, रिड्यूस नीड फॉर सपोर्ट स्ट्रक्चर, यानी कि आपको देखना होगा कि जो आपका पार्ट है वो करेक्ट पोजीशन में है या नहीं है आपके जो है बेड के ऊपर, ठीक है। एंगल क्या है उसका, ऐसा नहीं है कि आपने हवा में उसको रख दिया उसके बाद प्रिंट करना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। आपने कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट था, आपने उसको टिल्ट कर दिया तो उसको यहाँ पर सपोर्ट देना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और सपोर्ट स्ट्रक्चर निकालने में आपका एक्यूरेसी भी ख़राब हो सकती है। तो हमें पार्ट ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है, स्लाइसिंग करते समय, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस पाथ जनरेशन, यानी कि किस तरीके से आपका वो जो नोजल है वो मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सपोर्ट जनरेशन, यानी कि अगर आप स्लाइसिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका जो मॉडल है उसको सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है। अगर है तो आपको वहाँ पर सपोर्ट देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सपोर्ट के बिना भी बन जाएगा वो। तो जैसे आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे एक 3D मॉडल है ये, ठीक है। इसको हवा में रखा गया है, एक तो बेड से थोड़ी सी हवा में रखा गया और टिल्टेड पोजीशन में रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, ये सपोर्ट अपने आप वो लेगा क्योंकि वो हवा में नहीं प्रिंट कर सकता, ठीक है। उसको अब ये गिर जाएगा ना यहाँ जब प्रिंट करेगा, तो इसके लिए इसने पहले से नीचे से ये क्या दे रखा है, ग्रीन कलर का सपोर्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट is used to support overhangs, complex geometries during printing. These can be removed, ये रिमूव किया जा सकता है, बट दे नीड टू बी डिज़ाइन केयरफुली टू अवॉइड डैमेजिंग द प्रिंटेड पार्ट, यानी कि केयरफुली में डिज़ाइन करना है, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती हम सपोर्ट नहीं देंगे। जहाँ आवश्यकता है वहीं पे सपोर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निकालने में भी समस्या आती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये येलो वाला पोर्शन क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट भी आपके कई तरीके के होते हैं, तो उसमें जो मेजर बेसिक जो सपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पिलर लाइक सपोर्ट होगा और एक ट्री ब्रांच लाइक सपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो एग्जांपल है इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपके जो है सपोर्ट्स हैं ये कैसे हैं, पिलर लाइक हैं, ये पिलर की तरीके से हैं, ठीक है। और सेम ऑब्जेक्ट को हमने जब प्रिंट किया कैसे, ट्री सपोर्ट से, तो ये देखिए ब्रांच, ट्री की ब्रांच की तरीके ये जो है सपोर्ट आपका आ रहा है। तो सबकी अपनी फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिलर लाइक या ट्री लाइक। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आज की डेट में इमर्जिंग फील्ड है, एप्लीकेशन बहुत हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रखे हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर हैं कुछ जो शू डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया, दो बड़े जो है शू डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर ने, उन्होंने 3D प्रिंटेड शू बनाया लाइक अ ट्री रूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्री रूट की तरह एक 3D प्रिंटेड शू बनाया है, ठीक है। और उसको उन्होंने पेरिस फैशन वीक में दिखाया भी। गेम्स एंड एंटरटेनमेंट में देख लेते हैं। सोनी पिक्चर वॉज फर्स्ट टू एम्ब्रेस द कंसेप्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग टू क्रिएट कैरेक्टर्स फॉर द मूवी पायरेट्स अ बैंड ऑफ मिसफिट्स, ठीक है। Bionic ears, scientists including an Indian origin researcher have created 3D printed bionic ear that can hear radio frequencies far beyond the range of normal human capability using off-the-shelf printing tools. Scientists Princeton University explored 3D printing of cells and nano particles creating a bionic ear. तो आप यहाँ पर एक बायोनिक ईयर भी देख सकते हैं जो उन्होंने 3D प्रिंट किया है, ठीक है। तो बहुत जगहों पर इसका एप्लीकेशन हो रहा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, और इमर्जिंग फील्ड है और आने वाले वक्त पे, और आपने सुना भी होगा कि घर भी 3D प्रिंट हो रहे हैं आजकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।